आज 24 जुलाई 2021 को समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष वरुण फौजी द्वारा रामपुर मनिहारान में पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि कारी साकिब बड़ाना मौजूद रहे। उन्होंने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए और कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी जिला उपाध्यक्ष कमल सिद्दीकी, मीडिया प्रभारी शमशाद अहमद की मौजूदगी में कार्यक्रम का आगाज किया गया। रामपुर विधानसभा की नियुक्ति दी गई सभी चारों विधानसभा अध्यक्ष विपिन पनवार, विधानसभा उपाध्यक्ष अभिनव पवार, विधानसभा महासचिव नितिन पवार, विधानसभा सचिव चौकी पवार को जिला अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति दी गई। नमस्कार, मैं समाजवादी नौजवान सभा जिला अध्यक्ष वरुण फौजी। मैं नौजवान सभा जिला अध्यक्ष होने की हैसियत से अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को पहले एनालाइज़ कीजिए। जो भी सरकार की नीतियाँ हैं या सरकार जो आज बोल रही है, जो सरकार का मैनिफेस्टो आया था, आप उस पर कितना काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है और कितने ईयर्स अभी बचे हैं, आप इन सब चीज़ों को एनालाइज़ करके देखिए। अभी आप अखिलेश जी के काम, आप बड़े काम आप ऐसे ही बता सकते हैं। अगर किसी से भी पूछ लिया जाए आज यूपी में कि योगी जी के 4 बड़े काम बता दिए, तो सिर्फ एक काम बताते हैं कि इन्होंने क्राइम को कम किया है। क्राइम में सबसे पहला था क्या हुआ कि कहीं पर भी कम्युनल राइट्स नहीं हुए। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि कोई भी गवर्नमेंट सत्ता में बैठ करके अगर कम्युनल राइट्स कराएगी या सामुदायिक झगड़े कराएगी तो उसका आरोप किसके ऊपर आएगा? सरकार के ऊपर। तो फिर वो क्यों कराएगी? लेकिन आज जो विपक्ष में सरकार बैठी है वो कभी भी सामुदायिक झगड़े नहीं कराना चाहती है, इसलिए आज झगड़े नहीं हो रहे हैं, ना कि इसलिए कि योगी जी की सरकार इतनी अच्छी है कि झगड़ों को रोक रही है। आप देख लेगा 2022 में अखिलेश जी जीत करके आएंगे और यही लोग विपक्ष में बैठे होंगे और कम्युनल राइट्स बढ़ाएंगे। सर, महंगाई के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई, आप ये देखिए कि जब से आप ये सरकार आई है, धीरे धीरे आप 2016 और 17 की जीडीपी को उठा करके देख लीजिए और आप किसी भी चीज़ के आज वर्तमान में रेट उठा करके देख ले, चाहे वो गैस हो, पेट्रोल हो, दाल हो, कोई भी घरेलू वस्तु हो। इंडिया में 1-2 जगह पे जो पेट्रोल है वो 100 के पार हो चुका है। और कभी यही गवर्नमेंट ये बोलती थी कि अगर हम लोग दिल्ली में बैठे होंगे, केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम 34 रुपये तक पेट्रोल दे देंगे। आज यही सरकार पेट्रोल पर अपना काबू नहीं कर पा रही है। तो आप खुद देखिए कि महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। एक गैस सिलेंडर जो इन्होंने दिया कि हम लोगों ने सब्सिडी दे दी या फिर उज्ज्वला योजना दे दी, एक गरीब को इन्होंने सिलेंडर तो दे दिया। अब आप ये इस तरह से हो गया कि एक महंगी गाड़ी ला के खड़ी कर दी, लेकिन उसमें पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं हैं। अब वो गरीब सिर्फ उसको 100 केस की तरह दिखा सकता है। वही स्थिति आज सिलेंडर की है कि वो उसके घर में रखा तो है लेकिन चलाने के लिए नहीं है। तो महंगाई की स्थिति जो है वो किसी से छुपी नहीं है, चरम पे है महंगाई। तो क्या सर, मोदी जी ने जो सिलेंडर बांटे थे फ्री, वो किस लिए बांटे थे? मोदी जी का कहना ये था कि जो उज्ज्वला योजना है इसके थ्रू हम सिलेंडर दे रहे हैं तो घर घर में एक गरीब आदमी भी अपने घर में जो लकड़ियाँ जलाता है वो गैस चूल्हा जलाएगा और वो गरीब लोग भी इस गैस का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन हुआ उल्टा है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इसके पीछे फैल हो चुकी है। अब जो सिलेंडर का रेट है लगभग 1000 के आसपास पहुंच चुका है। अब आप देखिएगा कि एक गरीब आदमी को एक बार तो मिल गया, अब वो गरीब आदमी उसको भरवाने के लिए दोबारा। सर, किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतवर्ष हमेशा से ही एक किसानों का देश रहा है। आज भी यहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है और इसने कोरोना जैसी महामारी में भी जीडीपी में ग्रोथ दी है। लेकिन यही किसान जो इतनी बड़ी महामारी में भी आज ग्रोथ दे रहा है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है अपनी इसी कृषि को बचाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, मोदी जी इन तीनों बिल को वापस लेने की बजाय अपनी तानाशाही उन पर थोप रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वहीं के लोग ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने किसान हैं, इस आंदोलन में उनका सहयोग करना चाहिए और इस बोल को रोकना चाहिए। नहीं तो ये बिल इस तरह से है जैसे कि आज बीएसएनएल का मोबाइल या कोई यूज़ नहीं करता। पहले बीएसएनएल में भी यही चीज़ें आई थी इसी तरह से, और आज वही कृषि के साथ हो रहा है।
और आने वाले टाइम पे इसी तरह से ही किसान ना घर का रहेगा और ना घाट का रहेगा। इसीलिए किसान वहाँ पे डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, लेकिन मोदी जी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। मोदी जी दोबारा भी इसको वापस लेकर के बिल्कुल दोबारा से इस पर एनालाइज कर सकते हैं, किसानों की मांगे रख सकते हैं। भाई आखिरकार किसान मोदी से ज़्यादा जानता है, ग्राउंड जो हकीकत है वो एक किसान अच्छे से बताएगा। तो इसलिए मेरा तो सिर्फ यही अनुरोध है कि जो किसान वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनके बेटे आज पढ़े लिखे हो चुके हैं, वो समझ सकते हैं कि ये बिल हमारे हित में है या अहित में है। और अच्छा होगा कि मोदी सरकार भी इसको जल्दी से जल्दी समझ जाए। तो मिल गया, अब वो गरीब आदमी उसको भरवाने के लिए दोबारा कहाँ से पैसा लाएगा? आपने जो सब्सिडी आ रही थी वो भी बंद कर दी। अब आप क्या एक आशा करते हो कि दिहाड़ी मजदूर जिसके घर में सिलेंडर रखा हुआ है वो दिहाड़ी करके उस सिलेंडर को भराएगा या बाकी राशन लेके आएगा? सर जैसे लॉकडाउन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन में देखिए कि आज स्थिति क्या हो चुकी है। जो कोई भी वर्ग है, दिहाड़ी मजदूर है, वो सुबह जाता है और शाम को कमा करके लाता है और चूल्हा जलाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसका ये व्यापार बिल्कुल बंद हो चुका है। आज उनकी स्थिति ये हो चुकी है कि वे दूसरे लोगों से कर्ज लेने के लिए मोहताज हो चुके हैं। अब वो कर्ज लेते हैं और फिर बच्चों का पेट पाल ले। लगातार लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो रहा है, अब तीसरी लहर की भी बात आ रही है। तो जो लोग पहले से ही कर्ज उठा चुके हैं और कर्ज उठा करके अपने बच्चों का पेट पाला है जिन्होंने लॉकडाउन की दूसरी लहर में, तो अब आप ये खुद सोचते हो कि उनके साथ तीसरी लहर में क्या होगा। हर तबका परेशान है। आप व्यापार एक तरह से बैठ चुका है। छोटे व्यापारियों की हालत तो ये है कि आधे से ज़्यादा वो अपने बिजनेस ही बंद कर चुके हैं क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं बचा, बिल्कुल त्रास्त हो चुकी है। सर जैसे अभी ये हरिद्वार में बोला था कि कांवड़िए बंद कर जाएंगे, कांवड़ियों के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, देखो धार्मिक भावनाएं एक अलग चीज़ है, लेकिन हम भी हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि धार्मिक भावनाओं को देखते हुए हम आम जनता की जो जान है उसे ताक पे रख दे। क्योंकि तीसरी लहर अगर आने का डर है और उसके केसेस आ रहे हैं तो ये बंद होना चाहिए। भाई अगर आम जनता सुखी रहेगी, आम जनता कोरोना से बची रहेगी, तो ये तो हर साल है, अगले साल भी आ जाएगा। हम अगले साल कांवड़ यात्रा कर लेंगे। अच्छा सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। जैसे उत्तराखंड में तो ये मना कर रहे हैं ना कांवड़ के लिए। जी। और यूपी वाले कह रहे हैं कि वो वहाँ से लेके आएंगे। देखो अभी बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी क्या है कि दोनों जगह पे जो सरकार है वो बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी के ही जो आपसी मत है उनमें मतभेद है। और ये है किस वजह से? क्योंकि ये एक तरह की तानाशाही है। और योगी जी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि तानाशाही छोड़ करके पहले आम जनता के बारे में सोचे और फिर धार्मिक भावनाओं के बारे में सोचे। अगर इस तरह की तानाशाही चलती रही तो ये आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान देंगे और दे भी रहे हैं। तो सर सरकार तो एक है, फिर लोगों में इतना फर्क क्यों है? देखो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये दोनों सरकार का आपसी मतभेद इसलिए है क्योंकि आपसी तानाशाही है। एक भी आदमी बीजेपी का होते हुए नीचा देखना नहीं चाहता है, जबकि अगर आप देखें और एक विश्लेषण किया जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस साल हम कांवड़ सेवा या कांवड़ यात्रा चलाएं। रोका भी जा सकता है और उसको रोक करके अगले साल उसको फिर चलाया जा सकता है। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को यही